जय हिंद दोस्तों। यूबीपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो सॉरी, घर में कुछ कैजुअलिटीज़ बैक टू बैक, मतलब एक हुई तो फिर क्लास स्टार्ट किया, फिर लगातार दो बैक टू बैक कैजुअलिटीज़ हुई घर पे, तो मतलब उसके लिए उसकी वजह से मैं क्लास नहीं कंटिन्यू कर पाया। तो सबसे पहले आप लोगों को सॉरी। आइए चलिए, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लोकसभा से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लोकसभा से। एक सेकेंड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोग ये समझिए कि देखिए, आप लोगों का एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। जियोग्राफी पूरी मैंने कंप्लीट करा ही दी है, एक आध सेक्शन उसमें रह गया है, एक आध क्लास लेकर के। इकोनॉमिक जियोग्राफी थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन उसका आ जाए तो उसको कंप्लीट करा दूंगा, वो मुश्किल से 10-15 मिनट का काम है, ठीक। पॉलिटी, तो ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सेक्शन आप लोग क्या कीजिए, इससे कंप्लीट कर लीजिए, लूसेंट से कंप्लीट कर लीजिए। मतलब कंप्लीट तो आप लोग सब कर सकते हैं, जो मैं करा दे रहा हूँ, जिसके लिए मैंने आप लोगों से वादा किया था, ये मैं करा दे रहा हूँ। जिसमें पॉलिटी लगभग 30% के आसपास, ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो गई है, हिस्ट्री लगभग 70% के आसपास कंप्लीट हो गई है, ठीक। ज्योग्राफी पूरी हो गई है, क्लियर। और अभी एग्ज़ाम का कुछ अता पता चल नहीं रहा है कि एग्ज़ाम है कहाँ पे, है ना। एग्ज़ाम कहाँ पे है इसका कुछ अता पता नहीं चला। हाँ, कुछ बहुत विश्वसनीय लोग जानकारी दे रहे हैं कि 7-8 दिसंबर या फिर मार्च में जा रही है, अप्रैल में जा रही है। वो कब जा रही है, वो कब जा रही है, हो सकता है 7-8 दिसंबर को भी हो सकता है मार्च में भी हो, लेकिन वो कब जा रही है इसका पता खुद आयोग को भी नहीं है ना। ये हो सकता है 2-3 दिन में क्लियर हो, इसका अभी तक पता। आप बताइए, अभी आयोग जब नोटिस निकाला था कि परीक्षा 27 अक्टूबर को पोस्टपोन की जाती है और मिड दिसंबर में होना संभावित है, लिखा हुआ, क्लियर, संभावित है लिखा हुआ है ऐसा, ठीक ना। तो संभावना पे जब ये पुख्ता डेट दे करके नहीं करा पा रहा है, तो संभावना लिखने पे कितना कराएंगे, ये तो भगवान ही मालिक है ना। क्योंकि उसको तो डेट अभी खुद नहीं पता। आयोग को आप ही बताइए ना, डेट अगर पता रहता तो लिखता नहीं कि 7-8 दिसंबर को करा लिया जाएगा परीक्षा, है 14-15 को करा लिया जाएगा, उसको डेट खुद नहीं पता है। बाद में तो उसके पास अपरिहार्य कारण एक पड़ा ही है ना, कैंसिल करने के लिए। लेकिन अभी उसको कैंसिल करने की बात छोड़िए, उसको खुद नहीं पता है कि हमको एग्जाम कब करा लेना है। शायद मतलब जहां तक पता चला सीट्स की अरेंजमेंट नहीं हो पा रही हैं, तो देखिए कब तक जाता है, भगवान मालिक है। हम लोग अपनी पढ़ाई करें, हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, एग्जाम जब वो कराएंगे तो आप लोग क्वालिफाई कर लीजिएगा। देखिए, और उसके बाद आप लोग इसके अलावा क्या कीजिए, PYQ 31 साल के जो पेपर्स हैं ना, 30-31 साल के, 1993-94 से लेकर के 1995 से लेकर के 2023 के, 30-32 साल के पेपर आप लोग एकदम से लगा जाइए। और लूसेंट में जितना पढ़ाया गया है उतना पढ़ जाइए, प्लस इसके साथ करंट अफेयर आप लोग का नहीं रुकेगा। मैं बता रहा हूँ, इतना सारा सीट है ना यार, मतलब जिस हिसाब से सीट है, जिस हिसाब से सीट है, शायद 18 गुना या ऐसे कुछ लेते हैं, 18 गुना 15 गुना इसमें ऊपर नीचे करते हैं हम, 15 गुना ही अगर मान लें अगर, तो 1000 के आसपास सीट है। 15,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है पीटी के लिए। पेपर कैसा भी बना लेंगे, देखिएगा आप, मैं अभी बता दूं आपको, 90 के आसपास ही जाने वाली है मेरिट। 90-92 पेपर कैसा भी बना लेंगे, 1-2 नंबर बहुत होगा। जैसे मैं 92 बोला तो हो सकता है 93 हो जाए, या फिर 90 बोला तो हो सकता है 89, इतने का ही फर्क होगा, इसी के आसपास रहेगा। पेपर कैसा भी बना ले, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से पेपर बना देंगे कि कबूतर छाप वाला, कि कोई 150 में 150 क्वेश्चन कर देगा, उसका अपना एक लेवल होता है। इसीलिए ये 90-92 क्वेश्चन की आप व्यवस्था करके रखिए अपनी, +-2, इसी पेपर इसी के आसपास आता है। लोग अभी कहेंगे कैसे कटाव बता दिए बिना पेपर देखे। अरे भैया, हिस्ट्री आप देख लो ना उठा करके, कि जब पता चले 300 वैकेंसी होती हैं तब जाता है 95, है ना। तो क्या 2 नंबर भी नहीं कट ऑफ गिरेगा क्या? क्योंकि ये 300 सीट थी, अगर सीट 3 गुना हो रही हैं, सीट 3 गुना हो रही हैं, तो कम से कम प्रीलिम्स में सीट कई गुना हो जाएंगी ना। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 3 गुना ही हो रही है, यहाँ पे 600 बढ़ रही है। लेकिन इसको 15, लगभग एक पे 15 रिजल्ट आता है, तो 15 से 9,000 के आसपास
9,000 बच्चे उनको और सेलेक्ट करने हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? और ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप बस क्योंकि मैं दावा ठोक रहा हूं कि मैं आयोग में सदस्य हूं या आयोग के सदस्य को जानता हूं, या इसलिए नहीं, सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए कि आप 90 नंबर की प्रिपरेशन, 90-92 नंबर की प्रिपरेशन करके चले आप अभी से। ठीक, तो देखिए बढ़ाने को तो आप बढ़ाते रहे, 95, 98, 100, 150 कीजिए, हम तो चाहेंगे, लेकिन मिनिमम आप इतने 90 से 92 मार्क्स की आप प्रिपरेशन अभी से कर लें। और जब कट ऑफ आएगा तो देख लीजिएगा, बहुत ये 92 से 93 हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 92 से 99 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर होगा भी, मे भी हो सकता है, ठीक ना, मे भी हो सकता है। तो आप समझ रहे क्वेश्चन का लेवल इतना हलवा एकदम से बना दे, है ना, एकदम हलवा पेपर बना दे कि पता चले PYQ से ही वो डाल दे उठा करके 90 क्वेश्चन PYQ से ही उठा के डाल दे, तब तो मेरिट जाएगी। तो आप लोग PYQ तैयार कीजिए ना, नहीं तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज काफी दिन बाद क्लास स्टार्ट हो रही थी, थोड़ा सा आप लोग में एनर्जी भरने के लिए इतना जरूरी था। ठीक, लोकसभा, क्लियर, लोकसभा। तो लोकसभा की जो संरचना है, लोकसभा की संरचना है, वो किस अनुच्छेद में दी गई है? वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 81 में दिया गया है। किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 81 में दिया गया है, ठीक ना। लोकसभा की संरचना किस में दी गई है? आर्टिकल नंबर 81, ठीक। और लोकसभा से जो प्रश्न पूछता है UPPCS, है ना, कि लोकसभा से जो प्रश्न पूछता है, एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं भी, मतलब ये इससे प्रश्न नहीं के बराबर लगभग बनते हैं, ना, नहीं के बराबर लगभग प्रश्न नहीं बनते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है या उच्च सदन है। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है या फिर उच्च सदन है। तो आपका जवाब क्या होगा? लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, ठीक ना। और लोकसभा की संरचना आर्टिकल नंबर 81 में, ठीक ना। इसकी अध्यक्षता, इसका सभापतित्व या फिर अध्यक्षता, दोनों एक ही बात है। दोनों क्या है? एक ही, या तो फिर सभापतित्व पूछे या तो फिर अध्यक्षता पूछे, दोनों बात एक ही है। तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक ना, क्लियर। और यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि वो अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस बैठक में चुनते हैं, कब चुनते हैं, है ना, तो दे दे पहली बैठक के, बैठक होने से पहले, प्रथम बैठक में, प्रथम बैठक के बाद, या फिर मतलब जैसे प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर दे करके कुछ आपको कंफ्यूज करे, तो ये ध्यान रखा कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात ही क्या करता है? अपने 2 सदस्यों को, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लेता है। और ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 93, आर्टिकल नंबर 93, क्लियर। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है? ठीक ना, कितनी निश्चित की गई है? 500 है। अभी कितने हैं? 500 हैं। इसके अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550। और वर्तमान में कितने हैं? 530, ठीक ना। तो देखिए यहां पे 3 चीज आ गई। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500, वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं? 550। लेकिन अभी कितने हैं? कितने, ये तो हो सकते हैं ना 550, लेकिन अभी कितने हैं? 530 सदस्य जो है वो किसके हैं? 530 सदस्य जो है वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से, और अधिकतम 20 सदस्य जो है वो कहां से निर्वाचित किए जा सकते हैं? कहां से निर्वाचित किए जा सकते हैं? अधिकतम 20 सदस्य जो है वो कहां से निर्वाचित किए जा सकते हैं? संघीय क्षेत्रों से, संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं, ठीक ना, करेक्ट। अत्यधिक जो है 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं, जिसमें से कि वर्तमान में 543 सदस्य टोटल हैं। कितने हैं? 543 सदस्य टोटल हैं, ठीक ना। और बाकी अगर कुछ ऐसा आता है एक आध ट्वीट में, तो वो करंट अफेयर में आइएगा, फिलहाल में तो अभी कुछ ऐसा है नहीं, ठीक ना। तो देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, ठीक ना, कि 500 निश्चित की गई थी, अभी 550 है, जिसमें से कि
530 सदस्य जो है वो राज्यों से और 20 सदस्य कहाँ होंगे, संघीय क्षेत्रों से। 20 सदस्य कहाँ से होंगे, संघीय क्षेत्रों से होंगे, जिसमें से कि अभी टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 543 हैं। टोटल कितने हैं, 543 हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। ठीक है ना। कौन सा संविधान संशोधन, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 का, ठीक ना, भारतीयों के, आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को क्या करता है, अब समाप्त करता है। क्लियर। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, कितने स्थान आरक्षित हैं, तो अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान, अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं। और ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 330। ये आर्टिकल पूछता है एग्जाम में, आर्टिकल नंबर 330 जो है वो एग्जाम में क्या करता है, आपके पूछता है। ठीक है। और 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक, कब तक, 2026 तक यथावत रहेगी। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है वो कैसे किया जाता है, गुप्त मतदान के द्वारा। कैसे किया जाता है, गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार कितना होता है, यानी कि जो लोग 18 वर्ष के हो चुके हैं, जो लोग 18 वर्ष के हो चुके हैं। ठीक ना। और एक यहां से प्रश्न पूछता है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्रति व्यक्ति को वयस्क माना गया है, यानी 21 वर्ष पहले था उसको 18 वर्ष कर दिया गया। ये किस संविधान संशोधन में, ये प्रश्न पूछता है पीसीएस में 61वें संविधान संशोधन में, 61वें संविधान संशोधन में। क्लियर। नेक्स्ट है, देखिए ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लें। ये डिजिट मत याद रखिएगा, डिजिट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप देख लीजिए इसको। सबसे अत्यधिक सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र दिल्ली। ठीक ना। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, यहां से प्रश्न आया हुआ है, लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली। दिल्ली का जो चांदनी चौक है, लगभग बहुत सारे लोग जानते होंगे चांदनी चौक को। ठीक ना, काफी फेमस है दिल्ली में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो ये या तो ऐसे पूछ देता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330, 32, 333, 34, 36, 38, 338, 348, 38A, इसमें तो 330 और 32 ये आर्टिकल आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक ना। यह प्रावधान जो है पहले 10 वर्ष के लिए किया गया था, फिर बाद में क्या किया गया, इसको 10-10 वर्ष बढ़ाते चला जाया जा रहा है ना। और वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए, 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक ना। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या होंगी। ठीक ना। लोकसभा के सदस्यों के लिए अनिवार्य योग्यताएं, देखिए, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कहीं यहां पर लिखा है जन्मा,
कहीं यहाँ पर जन्मा लिखा है नहीं ना, तो जन्मा नहीं होगा कि वह भारत में, इसको ध्यान रखिएगा। पता चले ऐसे लिख दे और आप व्यक्ति भारत का नागरिक को पढ़ के बस आप धड़ाक से आगे बढ़ जा रहे हैं और हो जाएगा गलत। तो जन्मा नहीं लिखना चाहिए। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये लोकसभा की सदस्यता के लिए, उसमें वोट डालने के लिए नहीं, वोट डालने के लिए तो 18 वर्ष है, ठीक ना। ये उसकी सदस्यता के लिए, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक ना। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो पागल या फिर दिवालिया, जब बैंक का लोग, जो लोग पैसा ऐसा नहीं, कर्ज वर्ज नहीं भर पाते हैं, तो वो यानी कि दिवालिया नहीं घोषित होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लगभग 5 वर्ष। लगभग क्या, 5 वर्ष हो ही जाता है, ठीक है, चुनाव ना होते। क्लियर। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह किस अनुच्छेद में क्या कहा गया? यहाँ पे आपको 2 बात ध्यान रखनी है। पहला तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 75(3) में। किसमें कहा गया है? 75(3) में कहा गया है। क्लियर। और दूसरा, यहाँ पे देखिए लोकसभा लिखा हुआ है, संसद नहीं, ठीक है। अगर लोकसभा नहीं दिया रहेगा तो संसद आप एक बार के लिए लगा सकते हैं, लेकिन अगर लोकसभा दिया रहेगा तो आप लोकसभा को ही लगाएंगे, राज्यसभा को या फिर प्रधानमंत्री को या देश को नहीं। लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद है, लोकसभा के प्रति। अच्छा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं इस बात को? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब क्या है? कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा? कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब क्या है? देखिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब, अर्थ यह है कि ये लोगों की सभा है, जनता ने उन लोगों को चुन के भेजा है, और ये क्या है? जनता की सभा माना जाता है इसको, ठीक ना। निचला सदन, जनता की सभा। यहाँ पे सांसद लोगों को कौन चुन के भेजता है? जनता। तो ये जनता के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए जो मंत्री परिषद को माना जाता है कि ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी दिखा करके डायरेक्टली ये जनता के प्रति अपने आप को उत्तरदायी साबित कर रहे हैं, ठीक ना। क्लियर, अकाउंटेबल है उनके प्रति। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। चलिए, अगला बिंदु क्या कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। संसद जो है वो क्या कर सकती है? लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। और एक वर्ष में कितनी बार? एक बार में कितने वर्ष के लिए? एक बार में मात्र 1 वर्ष। एक बार में मात्र कितना? 1 वर्ष। 1 वर्ष से ज्यादा की वृद्धि नहीं करेगी, ठीक ना। और आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाने पर, आपातकाल समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगा। जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, ठीक ना, जैसे ही आपातकाल की घोषणा समाप्त हुई, लोकसभा जो है मैक्सिमम अगले 6 माह तक रुक सकती है, ठीक ना। लोकसभा अगले 6 माह तक रुक सकती है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार, कितनी बार? 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो यहाँ पे आप डेट याद रखें, कब? 1976 में। कब? 1976 में। नेक्स्ट, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक ना। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है लोकसभा की? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ठीक ना। और लोकसभा
कि 2 बैठकों में कितने माह का अंतर हो सकता है? 6 माह का। कितने माह का? 6 माह का अंतर होना चाहिए, यानी कि साल में कम से कम 2 बार लोकसभा की बैठक जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या दी हुई, ये आपको देखने में लग रहा होगा अब सीटों की संख्या कौन रटने जाए, लेकिन यहाँ से प्रश्न आता है ना मित्रों, यहाँ से प्रश्न आता है, आप लोग इसको जरूर से रट लीजिए। ठीक ना, यहाँ से प्रश्न आता है, लगभग हर दूसरे साल आता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, इन सब से। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं, कितनी हैं? 80। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किसकी हैं? यूपी की हैं, कितनी हैं? 80। महाराष्ट्र की 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार में कितना होगा? 40, तमिलनाडु में 39, एमपी में 29, कर्नाटक उसके बाद, ठीक ना, गुजरात, फिर राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 25, उड़ीसा में 21, केरल में 20, तेलंगाना में 17, झारखंड में 14, असम में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5, हिमाचल में 4, मेघालय अरुणाचल, बाकी मेघालय अरुणाचल गोवा मणिपुर त्रिपुरा सिक्किम, त्रिपुरा तक, ठीक ना, मेघालय से लेकर यहाँ पर त्रिपुरा, इन सब में 2-2 है। ठीक है, उसके सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में 1-1, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, पुदुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली में 1, 2, दादरा नगर हवेली में 2, अंडमान और लक्षद्वीप में 1-1 है। तो इसमें से ये दोनों याद, दादरा नगर हवेली 2, जम्मू में 5, दिल्ली में 7, बाकी में 1-1। इसको ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, देखिए जो संसद की बैठक होती है, ठीक है ना, उसके लिए गणपूर्ति यानी कि मतलब उसकी बैठक करने के लिए मिनिमम कितने सदस्य चाहिए, तो उन सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? कुल कितनी होती है? 1/10, 1/10। ठीक ना, 1/10, यानी कि अगर जैसे 543 हैं, 543, तो एटलीस्ट जो है 53 से 54 जो है चाहिए होंगे। ठीक है ना, 53 से 54, देखिए 500 का 50 हो गया और ये 40 का 4, तो मिनिमम इतने तो चाहिए ही होंगे, राइट। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है? किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 100 क्लॉज 3, आर्टिकल 100 क्लॉज 3। ठीक है, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले कोई व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वो सदन को क्या करे? स्थगित कर दे। ठीक ना, और या फिर तब तक के लिए इंतजार करे, तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति उसकी नहीं हो जाती है। ठीक ना, इसका 10वां भाग कितना माना जाता है? देखिए मैंने ऐसे नॉर्मली कैलकुलेट करके बता दिया 54, लेकिन ये 3 को जो है वो ऐड करके मतलब लगभग 55 सदस्य मान लिया है। टोटल कितने? 55 सदस्य, है ना। मेरा भी लग रहा है जैसे काफी दिन बाद क्लास ले रहा हूँ, जैसे लग रहा है दिमाग ही नहीं काम कर रहा है ना। कोई नहीं, जल्दी सही हो जाएगा। इतना भी कम नहीं काम कर रहा है, काम कर रहा है। पर चलिए, 108 क्या कहता है? अनुच्छेद 108 ये संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। किस चीज की बात करता है? संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यहां से प्रश्न पूछा हुआ, चलिए बताइए जल्दी से आप लोग। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। ये पीसीएस का क्वेश्चन है 2022 का।
है ना, 2022 या 21 का है, दोनों में से किसी, नहीं 22 या 22 का ही है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक, तो विधेयक जो है वो कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक ना, इसमें क्या होता है, 3 स्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। क्या संविधान संशोधन विधेयक में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? बताइए आप लोग, क्या संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? नहीं। तो वो 3 कौन कौन से हैं? 3 स्थिति कौन कौन सी हैं? पहला, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकृत कर दिया गया हो, या फिर विधेयक पर किए जाने वाला संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से सहमत ना हो, या फिर दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक समय बीत गया हो। ठीक ना, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक ना, सदनों की संयुक्त अधिवेशन में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के लिए अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 क्लास 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। खैर इसका कोई मतलब नहीं बहुत आप लोग के लिए। ठीक, 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधेयन तक ही सीमित है। धन विधेयक अथवा संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। यहां से कम अब तक 20-25 बार प्रश्न पूछा होगा, स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संविधान बैठक संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। क्लियर? संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 क्लॉज 2 के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबोधित और उस पर संचार संबंधित प्रक्रिया का नियम बना सकेंगे। ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ? 118(3). बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है ये। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। मैंने वहीं पे कंफ्यूजन क्लियर कर दिया था आप लोगों का। ठीक ना, और यदि संयुक्त बैठक से अध्यक्ष उस समय अनुपस्थित हो तो सदन का उपाध्यक्ष करेगा, और यदि सदन का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो राज्यसभा के उपसभापति, और वह भी अगर अनुपस्थित है तो अन्य व्यक्ति जो भी पीठासीन होगा। तो यानी ये क्रम याद रखिए। ठीक ना, ये क्रम याद रखिए। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। यहाँ पे देखिएगा संसद ना लिख दे, लोकसभा के, ना कि राज्यसभा के। किसके प्रक्रिया के अनुसार होती है? लोकसभा के। ठीक ना, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण, ठीक ना, लैप्स नहीं होता है। ठीक ना, व्यापक समाप्त या फिर लैप्स नहीं हो, समाप्त नहीं होता है। ये किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, 107 क्लॉज 3। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, राज्यसभा में ऐसा कोई लंबित विधेयक है जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा, यानी समाप्त नहीं होगा। क्लियर? कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है और लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, लोकसभा द्वारा क्या कर दिया गया है? पारित कर दिया गया है, और राज्यसभा में लंबित है कि उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा। तो ये किस बार में लैप्स होगा, ये ध्यान रख लें। ये वाला पॉइंट आप जो है रख लें, इससे आपका आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। क्या होगा? इससे आपका आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 20।
धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। क्लियर, अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही, केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्य, कितने, 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा के सदस्यों क्या होती है, बहुमत की जरूरत पड़ती है, और यदि आवश्यक प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। क्लियर। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, यानी ये किसी आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है। क्लियर। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे लोकसभा के पदाधिकारी, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके कार्य, उनकी शक्तियां। ठीक ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।